बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चिश्तियाँ के इलाके में जहाँ पर पपीते के बारे में बताया जाता है कि सबसे पंजाब में सबसे ज़्यादा काश्त होता है और काश्त होने की वजह क्या है, तो आज हम इफ्तिखार भाई से आपकी बात कराएंगे मुकम्मल तौर पर, जिन्होंने 2011 से लेकर अब तक काश्त किया है। 12 एकड़ 13 एकड़ हर साल 14 एकड़ तक, गालबन 8-10 एकड़ तक तो उनका मुसलसल हर साल रहा है। तो मेरा ख्याल है भी पपीते के मामले में सबसे ज़्यादा जो शऊर दिया था तो वो इफ्तिखार भाई के कुछ निदाए किसान में आया करते थे मज़ामीन, जिनको लोगों ने पढ़ा और उसके बाद उन पर अमल किया। तो आज हम उनसे ही मुकम्मल तौर पर रहनुमाई लेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी वैरायटियाँ लगाई हैं और एक एक वैरायटी के बारे में बताएंगे। पहले अपना तारफ़ कराएंगे मुकम्मल तौर पर, कब से वो काश्त कर रहे हैं, फिर बीमारियों के मुतल्लिक और उन्होंने जो नया एक्सपेरिमेंट किया है जिसकी वजह से ये तमाम जो कोरे की वजह से या ज़्यादा सर्दी की वजह से फल ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको बताएंगे। सबसे पहले उनसे तारफ़ पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। इफ्तिखार भाई आप अपना पहले मुकम्मल तारफ़ करा दें और पपीते के मामले में 2011 से लेकर अब तक जो कुछ आपने सीखा और जो कुछ हासिल किया वो उसके मामले में मुकम्मल डिटेल से, और वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी लेकिन सुनना इसके बारे में जिसका इंतज़ार आप करते थे, बार बार पूछा करते थे कि इफ्तिखार भाई की आपको वीडियो आएगी। तो आज तकरीबन 2021 में उनकी पहली वीडियो आप देखेंगे। अंगूर पर भी वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पपीते के मामले पर जो है वो उनसे पूछते हैं। जी इफ्तिखार भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसकी काश्त जो है वो 2011 से शुरू की और अब तक मुसलसल कर रहा हूँ, दरमियान में गैप नहीं है। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रहनुमाई ली है और बहुत सारे दोस्त कामयाबी से इसकी काश्त कर भी रहे हैं, अंगूर भी और पपीता भी। पपीता बुनियादी तौर पर पंजाब की फसल नहीं है, ये सिंध के साहिली इलाकों की फसल है या बलूचिस्तान के साहिली इलाकों की फसल है। यहाँ इसको आप ये कह लें कि खुसूसी तवज्जो देकर, खुसूसी मेहनत करके इसके जो वेयर अबाउट्स हैं उनको जान के मुसलसल तजर्बात के नतीजे में जो है इसकी कामयाबी जो है वो मुमकिन है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। बड़े पैमाने पे भी काश्त को किया है, छोटे पैमाने पर भी काश्त किया है, मसाइल भी आए हैं उनको फेस भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं कर रहा हूँ। ये फील्ड जो आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने 2 वैरायटियाँ जनाब सुहेल साहब के सैंपल भेजे हुए थे वो लगाए हैं। ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये बिग डैडी है और साथ में इसके पीछे जो है वो पारस एक वैरायटी उन्होंने दी थी सैंपल। ये 2-2 लाइनें हैं, जस्ट 2-2 लाइनें। तो आप पहले जी सिर्फ रेड लेडी ही काश्त करते थे? नहीं, सबसे पहले हमने सिंटा की काश्त शुरू की है। अच्छा। और सिंटा के बाद फिर साथ में रेड लेडी आया है और रेड लेडी ही मुसलसल हम बाद में काश्त कर रहे हैं। उसके दरमियान में हमने कुछ वैरायटियाँ नई जो है वो ट्रायल की हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पर ट्रायल था और उसका कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा। एक वैरायटी एंजल हमने लगाई थी, उसकी वजह से एक हमारे दोस्त कराची से हैं अब्बास खरल साहब, उन्होंने कैलिफोर्निया नाम की वैरायटी इंडोनेशिया से मंगवा के कुछ बीज मुझे दिया था, वो भी लगाई। और वो वैरायटी वैसे सेहत और ख़ूबसूरती के लिहाज से कमाल थी, लेकिन उसके फल का साइज़ छोटा रह जाता था जो हमारी मार्केट को सूट नहीं करता। मीठा था, रेड लेडी की तरह सुरख था, लेकिन जो है साइज़ उसका कम था। फल बहुत अच्छा था, आता था। उसको ये फंगस भी कम आती थी जो तने की फंगस है, और बाकी जो फंगस की बीमारियां ऊपर आती हैं वो भी बहुत कम आती हैं। इंटा रेड लेडी इसको तो जब से काश्त करना प्रॉब्लम तो ज़ाहिर है मौजूद है, वो चूँकि उसका ये इलाका नहीं है उस वजह से ये प्रॉब्लम मौजूद है, उसको मैनेज करना पड़ता है। बाकी जो है ये सुहेल साहब ने ट्रायल के लिए दिया था, अभी तक इसका बहुत अच्छा तजर्बा मुझे हुआ है। ये एक तो बिग डैडी में ये है कि इसका पत्ता और इसका जो है वो हाई यील्ड पे, इसको कह लें कि हाई डेंसिटी पे इसको काश्त कर सकते हैं, क्योंकि पौधे का तना और पौधे का साइज़ थोड़ा महदूद है।
और इस पे ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं, फल ज़्यादा आ सकता है, छोटा तना है। इस पे जो फंगस भी, जो तने की फंगस है, निस्बतन कम आई है, दूसरी वैरायटीज़ की निस्बत कम आई है। और दूसरा यह है कि इस पे अभी तक किसी एक पौधे पे भी जो है वो, वैसे तो ओवरऑल मेरे फील्ड के ऊपर जो है वो रिंग स्पॉट वायरस नहीं है, 2 या 3 पौधे जो साए में थे वहाँ कोई वो रिंग स्पॉट वायरस है, लेकिन इन ट्रायल वाले पौधों में ना पारस पे और ना बिग डैडी पे, इन दोनों पे जो है वो फंगस नहीं आई और जो है वायरस भी नहीं आई। अभी तक इसमें कोई पौधा जो ऐसा नहीं है जो फंगस से मुतासर हुआ हो या वायरस से मुतासर हुआ है। मोज़ाइक वायरस भी इस पे नहीं है और जो है वो रिंग स्पॉट वायरस भी इस पे नहीं है। अच्छा इफ्तिखार भाई, जब से आप ये लगा रहे हैं, ये पपीता का काम शुरू किया, उससे लेकर अब तक आपने नफ़ा नुकसान उठाते आए, तो आप क्या समझते हैं कि इसी से तकरीबन किसान अगर मेहनत करे तो खुशहाली है या अब दूसरी फसलें लगा ले से? बस ये है कि ये हकीकत बात ये है कि मैं तो जब से ये लगा रहा हूँ, मुझे दूसरी फसल इसके मुकाबले में कुछ भी नफ़ा बख्श नहीं रही। अगरचे इसके अंदर मुझे ये पिछले 2 साल के अंदर जो है वो मेरी जब 13 एकड़ की फसल मोज़ाइक ने तबाह की, वो भी मेरी थोड़ी जल्दबाजी से कि हमने उसको रोटावेट कर दिया। वैरायटी कौन सी? वैरायटी वो नॉन यू थी, रेड लेडी वालों की वैरायटी थी, और उसी से ये फैली और आगे सारी वो फसल को उसने मुतासर कर दिया। नतीजा ये कि हमें पूरा फील्ड जो है वो रोटावेट करना पड़ा और ख़त्म करके उसके बाद मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं, यहाँ ये सिंटा लगी हुई है, अगली तरफ रेड लेडी लगी हुई है, ये दोनों प्लाट में जी, इसी प्लाट में वो मोज़ाइक वायरस शुरू हुई थी। अच्छा, इसी प्लाट में, यानी इसी में, और 1 साल का वक्फा दे के मैंने इसको दोबारा लगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ चारों वैरायटियों के ऊपर किसी भी वैरायटी पे अब मोज़ाइक नहीं है। उसको कोई मैनेजमेंट इसकी जड़ी बूटी मैंने नहीं होने दी इसमें जी। और दूसरा ये कि इसको बहुत ज़्यादा अमूमी तौर पे जो तासर बनाया, खुद मेरा अपना भी ये था कि इसको जितनी ज़्यादा फास्फोरस डालेंगे वो उतना ये बेहतर होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप एक्सेसिव फास्फोरस की वजह से मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि इस पे रिंग स्पॉट का हमला ज़्यादा होता है। ज़्यादा फास्फोरस डालने, बहुत ज़्यादा फास्फोरस डालने से रिंग स्पॉट का हमला ज़्यादा होता है। आप बता रहे थे कि एक आदमी ने तकरीबन 8 बोरी डीएपी, कोई 9 बोरी 10 बोरी फास्फोरस डाली थी। नहीं, क्या ये जायज़ है? हमारे एक दोस्त ने नहीं 8 बोरी डीएपी 1 एकड़ को जी, और 17 बोरी नाइट्रोफास की इसकी काश्त से इन दिनों तक जी डाल, उसके ऊपर बहुत अच्छा फल आया, लेकिन वो सारे का सारा रिंग स्पॉट से मुतासर हो गया। मैंने ये बाद में भी असेसमेंट की, अब की इसी साल भी जो 1-2 दोस्तों ने इसको ज़्यादा बेहतर पोटेंशियल हासिल करने के लिए यानी ये काश्त किया और उसको फास्फोरस और नाइट्रोजन की मिकदार जो है वो एक्सेसिव दी है, तो उन पे वो ये मसाइल ज़्यादा आए, उन पर ज़्यादा हैं। हाँ। तो ये कब काश्त किया था आपने? ये अप्रैल के स्टार्ट में काश्त हुआ है। ये अप्रैल में, मई में हो सकता है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसको 30 मार्च से पहले इसको काश्त कर लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा गर्मी आने से पहले पौधा स्टेबल हो जाए। तो फरवरी में भी आइडियल? बिल्कुल फरवरी तो यानी 15 फरवरी के बाद तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका नर्सरी का पौधा स्टेबल है तो बेहतरीन वो वक्त है इसकी काश्त का। और उसमें ये होगा कि ये जो फंगस आती है नीचे तने पे जी, वो फंगस इस पे कम आएगी। उसके वजह ये कि पौधा स्टेबल हो चुका होगा, तो उसको पानी आपको एक्सेसिव नहीं लगाना पड़ेगा, यानी पानी की ज़्यादा मिकदार नहीं लगाना। आप इसको चौथे दिन भी पानी लगा लें जी, लेकिन इतना हल्का पानी दें कि तने के करीब भी इसकी वतर ना पहुंचे। ठीक है। यानी इस फंगस से अगर आपने बचना है, तने की फंगस जो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, पौधों की तादाद आपकी खेत के अंदर कम कर देती है, उससे बचना है तो आप बेशक चौथे दिन पानी लगाएं, लेकिन आप उसको
बहुत हल्का पानी, भरवा पानी जब भी लगाएंगे तो ये पौधे उस फंगस से आपका मुतासर तकरीबन जी 11 साल का ये तजर्बा हो चुका है इस पपीते के मामले पर, और आप 10-12 एकड़ हर साल काश्त करते आ रहे हैं जी। नफ़ा नुकसान साथ होता रहा है और इसके बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अक्सर लोग 1 साल काश्त किया, वो ख़त्म हुए, उन्होंने छोड़ दिया, फिर काश्त किया, फिर छोड़ दिया, किसी ने 2 साल, आपको 11 साल मुसलसल हो गए हैं। तो हमें वो जो आपने एक्सपीरियंस आपको मिले हैं इसको बचाने के, इसकी खुराक के, इसका फल, इसको लगाने का कुछ आपने बता दिया, जो रहते हैं ना वो भी बता दें। और इसके साथ साथ में एक और बात करता चलूँ कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आप पनीरी जो है वो सबसे कम रेट पर देते हैं सी। तो आप पनीरी अगर कोई लेना चाहे आपसे पपीते की तो क्या उनको भी देंगे बाकी से मुनासिब रेट पर? ये असल में मैं आप एक बात समझ लें कि चूँकि बीज इसका महंगा है, सारा इंपोर्ट होता है, इसलिए लोग उसको महंगे दामों ही देते हैं। मैं वो फार्मर दोस्त रेट पे इसलिए देता हूँ कि मैं कमर्शियल इसको करता नहीं हूँ। जी जी। मुझे जो दोस्त एडवांस में पैसे पकड़ा देते मैं उन्हीं के पैसों से लगा के उनको दे देता हूँ। और मैंने ये जो है वो 55-60 रुपए से ज़्यादा कभी भी नहीं, बल्कि 40 में देता रहा हूँ पहले पौधे। अब बीज महंगे हो गए हैं, फिर 50 पे आ गया, 60 पे आ गया। यानी अब तक मतलब है कि मैंने इसको कमर्शियल नहीं किया कि भाई आप इस पनीरी को लगा के इससे भी मैं कोई अर्निंग करूँ। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है किसान ने नया तजर्बा करना है, उसको स्टार्ट में ही इतना महंगा पौधा, जिस तरह लोग 100 रुपये का, 110 रुपये का, 90 रुपये का, 80 रुपये का पौधा लगा देते हैं, तो उसके नतीजे के अंदर उसका इनिशियल ख़र्चा इतना हो जाता है, इब्तदाई ख़र्चा, वो जब नुकसान में जाता है तो वो बेचारा परेशान होता है। लिहाजा मैं तो खर्चे में ही लोगों को तैयार करके दे देता हूँ, वो कोई मसला नहीं। ये तो थी पनीरी की बात है। हाँ जी। तो ये फंगस जो है ये गर्मियों में सबसे ज्यादा आती है या सर्दियों में? बिल्कुल गर्मियों में ज्यादा आती है, सर्दी में फंगस का अटैक इतना नहीं होता। वो पानी जब ज्यादा लगता है तो गर्मी के साथ इसका जो तने के साथ इसकी जो ऊपर की जिल्द है वो गल जाती है और उस पर फंगस लग जाती है और वो आगे फैल जाती है। जी जी। फिर जब पानी खालियों के अंदर जाता है तो वो फिर फंगस एक पौधे से दूसरे को, दूसरे आगे फैलती है। आगे फैलती है फंगस इस तरीके से? बिल्कुल फैलती है। अच्छा, तो इसके बाद ये काटन लगी है, इसके बारे में बात पूछेंगे। तो ये है था बिग डैडी जो आपने लगाया, इसके बाद रेड लेडी का है और सेंटा का है सी। तो क्या सेंटा भी हमारे इलाके में कामयाब है? जो मैंने फसल आपकी देखी है, देखिए वो तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त है। सेंटा वाले जो हाजी सन्स वाले दोस्त हैं, वो जब भी उनसे कोई पंजाब का दोस्त बीज लेने जाता है तो वो कह देते हैं कि हमारा पंजाब के लिए रिकमेंडेड नहीं है। जी जी। या इस पे मसाइल आते हैं, वो मसाइल सारों पे आते हैं। ये सारों पे आते हैं। वो रेड लेडी पे भी आते हैं, बिग डैडी पे भी आते हैं, लेकिन ये है कि रेजिस्ट जी सिंटा से रेड लेडी ज्यादा रेजिस्ट करता है। ये बिग डैडी ने उससे ज्यादा रेजिस्ट किया है, उस बिग डैडी ने दोनों से ज्यादा रेजिस्ट किया है। अच्छा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपना इसको मैनेजमेंट के जरिए पानी हल्का लगा के तने के ऊपर जो है ना ड्रिंचिंग करके, जमीन के अंदर ड्रिंचिंग नहीं, तने के ऊपर, तने के साथ साथ यानी आप लगाएं। और मिट्टी बिल्कुल ना लगाएं गर्मियों में। अच्छा, गर्मियों में मिट्टी नहीं लगानी? बिल्कुल गर्मियों में मिट्टी नहीं लगानी। जहां आपने पौधा लगाया, जहां से मतलब उसको शुरू किया है, यानी अक्टूबर चढ़ने के बाद, यानी 15 अक्टूबर के बाद टेम्परेचर जब डाउन हो जाता है तो फिर आप जितनी मर्जी मिट्टी लगा लें। अच्छा, कोई मसला नहीं। लेकिन गर्मियों में अगर आपने मिट्टी लगा दी, ऊपर से बारिश हो गई या पानी ज़्यादा लग गया, पानी टूट के बसा औकात डल जाता है खेत को, तो वो जो है वो गर्मी की वजह से वो तने की जिल्द जो है वो सड़ जाती है और वो फंगस लग के वो फिर वो आगे भी फैल जाती है। ये दो चीज़ें नहीं आई हैं इसी अपना सब किसानों के लिए। एक तो जो फंगस होती है वो गर्मियों में सबसे ज़्यादा आती है, ये आज तक किसी ने नहीं बताया, सर्दियों में काम। दूसरा ये मिट्टी वाला, ये बहुत प्रॉब्लम था कि गर्मियों में ही कुछ दोस्त मिट्टी लगा दिया करते थे, जब देखते किसी का खेत के फलां आदमी ने पिछले साल लगाई है तो वो भी लगाते। ये बात आज नवी फिर आ गई है ऐसी, जो इफ्तिखार नदीम साहब ने 11 साल तजर्बात में बताई है कि गर्मियों में मिट्टी नहीं लगानी, सर्दियों में आपने लगा देनी है। और उसके अलावा इफ्तिखार भाई देखें, ये फल है जब इस वक्त हो जाए तो फिर खुराक इसको बंद कर देनी चाहिए या दे देनी चाहिए, या नहीं कैसे कंट्रोल करना? नहीं, इसको खुराक आप एक सीक्वेंस से देते रहे। मसलन मैंने इस 2.5 एकड़ को जो आपने देखा है जी, इस फील्ड में ये 2.5 एकड़ फसल है और मैं इसको यानी हर 3 हफ्ते के बाद
2 बोरी डीएपी अच्छा सिर्फ देता हूँ, और 6 हफ्ते के बाद जब डीएपी डालता हूँ तो उसमें थोड़ी पोटाश शामिल कर लेता हूँ 1 बोरी, या अपना नहीं जी 3 हफ्ते के बाद 2 बोरी डीएपी दे दी, 6 हफ्ते के बाद फिर डीएपी कितनी देनी है सर? फिर 2 ही, फिर 2 ही, इससे ज्यादा नहीं देनी। अच्छा ये 2.5 एकड़ को, 2.5 एकड़, अच्छा 2.5 आप एकड़, ये समझ लें। हाँ ठीक है जी, ठीक है, वो 2.5 एकड़ को। हाँ जी। अच्छा, फिर यह है कि जब 6 हफ्ते के बाद 9 हफ्ते बाद आपने जो है वो खुराक देनी है, तो उसमें आपने थोड़ा सल्फर भी शामिल कर लेना अच्छा है। सल्फर, मसलन अगर आप 2 बोरी डीएपी, आधी बोरी पोटाश और आप 5 किलो सल्फर, जी। इसको मिक्स करके इसको दे देंगे तो ये एक्सीलेंट रिजल्ट तो इसका ये बनेगा। डीएपी आप ड्रम के जरिए देते हैं या तने के साथ देते हैं, या इसमें फ्लड कैसे करते हैं डीएपी? नहीं, मैं बिल्कुल इसको फ्लड नहीं मैंने की, अच्छा मैंने पौधों के गिर्द जो है वो उसको केरा किया है, मिक्स करके भी केरा ही किया है, और यानी वैसे भी जी, अब जहाँ खाली जगह है वहाँ जड़ी बूटी फैलेगी। आपने फ्लड की है, जहाँ भी खाली जगह होगी जाहिर है इसमें गैप आ जाते हैं, पैचेस खाली होते हैं, तो वहाँ फिर जाहिर बात है कि वो जड़ी बूटी इतनी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ करती है कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जी, तो ज़्यादा बेहतर यह है कि जहाँ पौधा आपका मौजूद है, आप पौधे के दोनों तरफ पानी जो लग रहा है उसमें आप उसको केरा कर दें, जी। और उससे आपकी खाद की बचत भी होगी और मैक्सिमम खाद जो है वो आपके पौधों को ही मिलेगी। हाँ अच्छा नाजरीन, आप देख रहे होंगे कि आप खड़े हैं एक कोने पर, नीचे से दिखाना, ये पानी लगा हुआ है ताज़ा ताज़ा, हम फील्ड में नहीं जा सकते, इसीलिए हम एक ही साइड पे खड़े होकर, ये 2.5 एकड़ का फील्ड है, हम आपको दिखाएंगे सेंटा का भी और साइडों से और रेड लेडी का, और उसके अलावा आपने इसको स्प्रे कौन कौन से किए जाते हैं? बहुत परेशान लोग होते हैं कि स्प्रे का पता नहीं चलता, जब ये वायरस आती है तो उस वक्त भी सफ़ेद मक्खी का स्प्रे बहुत ज़्यादा कराया जाता है, जब ये फूल गिरते हैं तो उस वक्त कोई बुरान कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई NPK, कोई चीज़ें इस पर कराई जाती हैं। तो आपके तजर्बे में आप 11 साल तक जो कर रहे हैं अभी तक, तो कौन कौन से ज़्यादा स्प्रे? बहुत सारे तजर्बात मैंने किए हैं, लेकिन इसमें कामयाब तरीन जो तजर्बा है ना जी, वो आप कहेंगे कि आप उल्टा वो कर रहे हैं। जी जी, यानी कपास जो बीमारियों का घर है, जी आपने इसके अंदर कपास काश्त हाँ जी, की हुई कपास है। ये दिखाना, ये कपास लगी हुई है ऐसी। अच्छा, ये कपास मैंने कोई आमदन के लिए नहीं लगाई, अच्छा जी, ये चूंकि मैंने लेट लगाया था तो इसकी सपोर्ट के लिए कि थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म लू से, चूंकि हमारे यहाँ दक्षिण बहुत ज़्यादा चलता है, जी जी, तो वो उससे बचाने के लिए कोई थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिल जाएगी। जी जी, एक इसका बेनिफिट ये, जी जो मेरा 10 फुट का गैप है इसके अंदर, जी, जी उस 10 फुट के गैप के सेंटर में मैंने ये बड़े कद वाली कपास जो है वो काश्त की है, और इसका फ़ायदा एक तो पौधे को गर्मी से सपोर्ट, जी, दूसरा इसका फ़ायदा जो है वो पौधे को ये सकिंग से कपास की मौजूदगी में सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला, कोई भी थ्रिप्स जी, या माइट्स, जी जी, कोई कपास को छोड़ के पपीते पे नहीं बैठेगा। अच्छा इसीलिए ये आपने लगाया था? ये इसलिए लगाई है, वो कॉटन पे मुंतकिल होती है। हाँ आसपास के कपास के हमारे चारों तरफ कपास लगी हुई थी, लेकिन वो जहाँ सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला या थ्रिप्स या माइट्स वगैरह जो भी चीज़ मेरे इस फील्ड के अंदर आई, तो जाहिर है अगर उसका मेज़बान पौधा, उसका पसंदीदा वहाँ मौजूद नहीं होगा ना, जी जी, तो वो पपीते पे बैठ जाएगी। वो पपीते पे बैठ, ये पपीता बेसिकली जब ये फसलें नहीं होती तब इसका मेज़बान बनता है, अच्छा, लेकिन जब इसके अंदर कपास मौजूद हो जी तो वो कपास को छोड़ के इस पे नहीं बैठेगा। कपास जब हार्ड हो गई ना, जी जी, उस वक्त इसके ऊपर मक्खी थोड़ी सी मुंतकिल हुई, तब मैंने एक मक्खी की स्प्रे किया, सफ़ेद मक्खी की, सिर्फ एक, इस पपीते के ऊपर सफ़ेद मक्खी की सिर्फ एक स्प्रे हुई है, और उसके बाद अब ना कपास पे इतनी मक्खी मौजूद है और ना पपीते पे मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब है कि तो आपने ये डिजाइनिंग कैसे की? पौधे कुछ करीब हैं, आगे जाकर को थोड़ा सा ज्यादा फासला है, तो बस इसकी क्या तरतीब? चूंकि मैं अभी तक इस पे वो तजर्बे को जारी रखे हुए हूँ, जी जी, ज़्यादा गर्मी की वजह से, टेम्परेचर को डाउन रखने की वजह से मैं जो है ना वो इसको देख रहा हूँ हाई डेंसिटी पे
इसकी काश्त अगर की जाए जी जी। तो उसका क्या रिजल्ट आता है। इसलिए मैंने ये 5-5 फुट पे यहाँ 4 लाइनें लगाई हुई हैं। अच्छा आगे मैंने 3 भी लगाई हैं, अच्छा, आगे 2 भी लगाई हैं। यानी 5-5 फुट के लाइनें लगाई, फिर आगे 5 3 फुट लगाई, के फासले पे लाइन लगाई। इस तरह ज्यादा पौधे लगे, ज्यादा पौधे लगे। अच्छा, और ज्यादा पौधों में से अब वो फंगस जो तने की है उसकी वजह से पौधे अगर जाया भी हो जाए तो फिर भी आपके खेत में पौधों की तादाद जो है वो पूरी की पूरी रह जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये अब जो 4 लाइनें लगी हुई हैं इसमें आम जो लोगों के खेत के अंदर जो 8x6 पे लगाते हैं या 10x6 पे लगाते हैं या 10x5 पे लगाते हैं, उनकी निस्बत ये यहाँ इस में पौधे ज्यादा मौजूद हैं, अगर कोई सारे नुकसान के बावजूद। अच्छा अच्छा जी। तो वह जाहिर है पौधे जितने ज्यादा होंगे उतना फिर वो फल बेहतर आएगा। अच्छा, और ज्यादा ये तो आपने 4 लाइनों पे फिर आगे 10 देते, फिर बप्पा दे दिया, फिर 3 दिए, बप्पा दिया। तो कितने पौधे तकरीबन आपके लगे थे 1 एकड़ में? इसमें ये 4 लाइनों वाले में तो पौधे हमारे लगे हैं तकरीबन 1500 1550। अच्छा, इसमें 1550 पौधे लगे हैं और जो 3 लाइनें हैं वहाँ तकरीबन 1300 हो गया। और 2 लाइनों में वो जो 1100 पौधा। तो आपने 1 साल बहुत ज्यादा पौधा लगाया, 2000 से अब नहीं लगाया था जी कुछ? वो 2000 से ज्यादा जो पौधा था वो तो 5x5 पे सारा अच्छा हो गया ना। वो असल में वो कैलिफोर्निया था। अच्छा, कैलिफोर्निया था। मैं कई दफा ये समझता हूँ कि शायद वो ज्यादा घना होने की वजह से, लेकिन रेड लेडी पे और सिंटा पे ये घना होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता फल के साइज पे। जी जी। उसकी नेचर ही असल में ऐसी थी, क्योंकि जो बाहर की लाइनें उसका फल तो ग्रोथ करता ना, वो आधा किलो से उसका फल ऊपर नहीं गया। जी जी। और जो दरमियान में घनी जगह पे फल था उसका बाहर की निस्बत फल का साइज कुछ बेहतर था। तो लेकिन हमारे चूंकि मार्केट में आधे किलो हम तो सी कैटेगरी में मार्केट करते हैं उसको, जी। तो इसलिए फिर वो कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन उसके ऊपर ना किसी किस्म की फंगस कम आई, बहुत कम है। ऊपर तो बिल्कुल इसके ऊपर इन दिनों में जब धुंध शुद्ध पड़ती है तो डौनी बहुत ज्यादा आ जाती है, उसके ऊपर वो भी नहीं आई। और उसका कलर जो है वो बहुत खूबसूरत था। ये बिग डैडी का काफी हद तक ये कलर उससे मिलता जुलता। अच्छा, तो बिग डैडी को क्या हम थोड़ा कर सकते हैं हाई डेंसिटी पर, या इसको भी 1100 पौधा? मैं तो कहता हूँ कि इसका तो 2000 पौधा लग सकता है। इसको तो ये 5 फुट की बजाय 4 फुट पे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो फैलाव है जी पौधे का कम है, इसकी डंडी की लंबाई कम है। जी। फल इसको बिल्कुल, ये आप देखें जमीन के साथ से फल इसको आ गया हुआ है। जी। आप इसको देखें, बिग डैडी है ये भी, और वो वाला पौधा जो है वो भी। और आप देखें कि ये यानी बिल्कुल इसको जो है ना जमीन के साथ से फल शुरू हो गया है। तो आप इसके बाद आपने ये 3-4-11 साल का तजर्बा है, 3-4 वैरायटियाँ इस वक्त भी आपके पास लगी हुई हैं, तो आगे जो प्लानिंग है वो क्या है, कौन सी वैरायटी लगाने की है? बस चूंकि ये बिग डैडी भी कामयाब हुआ है मेरे ख्याल के मुताबिक। जी। इसमें कोई थोड़ा प्रॉब्लम जो आया था वो जर्मिनेशन में थोड़ा था जी, लेकिन ये है कि जो पौधे बचे हैं उनमें ये फ्रूटिंग के एतबार से तो है बेहतरीन है। बिल्कुल नीचे से फ्रूट लेता है, अर्ली लेता है, यानी आप देखें कि पहले फल उठा लेता है, पहले फल उठाता है। रेड लेडी से ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि रेड लेडी अब फल बना रहा है, उसके वो जो फल का साइज है अभी वो 1 पाव से कमोबेश ऊपर नीचे है, और 2-2, 4-4 अभी वो फल बने हैं। लेकिन इसके साथ 15-15, 20-20 और वो किलो से अब साइज भी मतलब है कि अपना वज़न भी ज़्यादा कर गया। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये वैरायटी इंशाल्लाह यहाँ कामयाब होगी। तो ये थे इफ्तिखार नदीम भाई, जिन्होंने 11 साल तजर्बा आपके साथ शेयर किया 129 मुराद चिश्तिया में। उन्होंने ये उनके फार्म मुख्तलिफ जगहों पर लगाते हैं, आगे भी है, और उनकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ऐसे आगे है कि वो तकरीबन 25-30 एकड़ तक लगाना चाहते हैं, लेकिन वो ये इलाका छोड़कर किसी और जगह पर जाकर उनका है इरादा लगाने का, इसका ट्रॉपिकल एरिया में ट्रॉपिकल। और बाकी उन्होंने जो आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं, मेरा ख्याल है वो पहली दफ़ा आपके साथ होंगी। एक तो सकिंग को कंट्रोल करने के लिए आपने उन्होंने जो काटन लगाई,
तो उन्होंने कहा ये इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दूसरा, गर्मियों में सबसे ज़्यादा फंगस आती है, सर्दियों में कम। तीसरा नंबर ये है कि जो मिट्टी लगानी है तने को, ये कोई भाई भी ना गर्मियों में ना लगाए, सर्दियों में लगाए। तो खुराक के मामले में भी उन्होंने बताया, पानी के मामले पर बताया। जो आखिरी कोई है पैगाम किसानों के लिए कोई शायद, तो आप 1 मिनट में वो बयान कर दें सी आखिरी पैगाम किसानों के लिए। बस ये है कि जो पपीते के फार्मर हैं, जो अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए इस पे शिफ्ट हुए थे, लेकिन उनके पहले तजर्बे की जो नाकामी ने उन्हें मायूस किया, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से शुरू करें। जिस काम से लॉस होता है, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि उसी काम से वो लॉस कवर होता है। और मैं खुद 13 एकड़ पे मोज़ाइक आई और मुझे मोज़ाइक के बारे में वो पहला तारुफ था, तो लोगों ने भी ख़त्म किए हैं। और मैंने अपना जो है वो फील्ड वो सारा रोटावेटर फेर दिया, ख़त्म कर दिया, ताकि ये बीमारी ख़त्म होने के बाद लगाएं। लेकिन एक दोस्त ने जो है वो उसका 1 एकड़ था, उस पर भी उतनी ही मोज़ाइक थी, लेकिन उसने ख़त्म नहीं किया। वो नेक्स्ट ईयर उसने मोज़ाइक के साथ ही ग्रोथ किया, फल लिया और उसने बहुत अच्छी अर्निंग की। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि उसके बारे में भी जो स्टडी है वो लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ नाइट्रोजन और लैक ऑफ पोटाश जी, इसकी वजह से, यानी पोटाश की कमी, नाइट्रोजन की कमी, पानी की कमी की वजह से वो उसका पानी का वक्फा आप कम कर दें, हल्का पानी लगाएं। और जो ड्रिंचिंग के लिए थायोफिनेट मिथाइल है या एल्युमिनियम, वो क्या कहते हैं, कोई फंजीसाइड, जो अच्छा फंजीसाइड हो, उसको तने के ऊपर नीचे ज़मीन के साथ से लेके तने के 1 फुट पर आप बार बार जो है वो हफ्ते के बाद उसको दोहराते रहें। बाज़ दोस्त जो है वो उसके ऊपर वो चूना लगाते हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिर है पौधा ग्रोथ में होता है, वो जड़ जाता है। पूरा जब पौधा हो जाए तब उसको आप कर लें जी। लेकिन पहले जो है वो इसी को जो है वो स्प्रे कर दें। बहुत सस्ती स्प्रे पड़ेगी, ऊपर इसको बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोज़ाइक हो तो उसके ऊपर आप जो है वो NPK या उसके साथ जो है वो इज़ाबियान टाइप, यानी अमाइनो एसिड कोई अच्छा मिला के उसके ऊपर जो है वो स्प्रे रिपीट करें, तो उससे काफ़ी हद तक मोज़ाइक जो है वो कवर होती है और फल भी लेना शुरू कर देती है। इसलिए घबराने की बात नहीं है, मायूस होने की बात नहीं है। आप थोड़े से दोबारा शुरू करें, एकदम से बड़ा फील्ड लगाने की बजाय थोड़े फील्ड को आगे आप बढ़ाएं। इंशाल्लाह अज़ीज़ ये दूसरी मैं नहीं, अभी तक जितना मेरा तजर्बा है इसमें तो कम से कम मुझे इसने धक्का भी काफ़ी लगाया है। लेकिन ये एक हकीकत है कि मैंने दूसरी फसलें काश्त की हैं सारी उम्र, अभी भी मतलब है कि जब ये ज़ाया हुआ है तो फिर मैंने कपास लगाई, फिर गंदम लगाई, फिर अब कपास लगाई, लेकिन वो दोनों फसलें मिलके इसके करीब भी नहीं पहुंची। ये थे इफ्तिखार नदीम साहब, जिन्होंने आपको अपनी पूरी की पूरी मुकम्मल कहानी और पपीते के मामले में, आप शहनशाह पपीता कहें तब भी इसमें कोई शक नहीं है, तो उन्होंने बता दिया है। अगर कोई पनीरी तैयार कराना चाहे कम खर्च पर, तो वो भी उन्होंने बताया है, आप ले सकते हैं। जी वस्सलाम, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम।